हेलो स्टूडेंट्स, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम उत्कृष्ट और मॉडल स्कूल प्रवेश परीक्षा की तैयारी स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपसे बोला था, हमारे YouTube चैनल पर आपके लिए अलग अलग विषय की पहले MCQ सीरीज लाएंगे और हफ्ते में एक बार मैराथन भी लाएंगे। ये सभी आपको पूरी तरीके से देखनी है, जिससे निश्चित ही आपका सिलेक्शन इस एग्जाम में होगा। तो आज हम यहाँ पर विज्ञान से विषय से शुरुआत करेंगे। शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, यदि ये वीडियो आप तक पहुंचा है तो आप इसे अंत तक जरूर देखिए। अंत में आपको पता चल जाएगी ये वीडियो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। ये सीरीज आपके लिए जो आपके 100% सिलेक्शन दिलाएगी। ये सीरीज यदि आप इस परीक्षा की तैयारी नहीं भी कर रहे हो, यदि आपका कोई भाई बहन इसकी तैयारी कर रहा है, तो आप इस वीडियो को उस तक शेयर जरूर करिए। तो आइए आज का हम हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। ये सीरीज दोनों ही माध्यम, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। तो आज हमारी एग्जाम की तैयारी सबसे पहले विज्ञान विषय से शुरुआत करेंगे हम। तो आज हम विज्ञान विषय की पहली क्लास हमारी यूट्यूब चैनल पर हो रही है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। विज्ञान की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारे, व्हाट इज सीएनजी? सीएनजी क्या है? सीएनजी क्या है? तो हम देखते हैं सीएनजी होता क्या है। सीएनजी फर्स्ट ऑप्शन है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस। संपीड़ित प्राकृतिक गैस। सेकंड ऑप्शन है कूल नेचुरल गैस। कूल नेचुरल गैस यानी ठंडी प्राकृतिक गैस। थर्ड ऑप्शन है कॉम्पैक्ट नेचुरल गैस यानी कॉम्पैक्ट प्राकृतिक गैस। और डी है नॉट, एनओटी यानी नॉन ऑफ द अबव। तो सीएनजी क्या है दोस्तों? सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस। क्या है सीएनजी? संपीड़ित प्राकृतिक गैस मतलब कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। आपको याद करना जरूरी है कि कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ फुल फॉर्म पूछा है दोस्तों। स्टूडेंट्स यहाँ फुल फॉर्म पूछा, इसलिए आपको इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, ये याद रखना जरूरी है। तो सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी क्या है? सीएनजी से कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। आइए इसके बारे में और जानकारी देख लेते हैं। अपन बिल्कुल डिटेल्ड में चलेंगे, कोई भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए हमारा। तो मैं सीएनजी क्या फुल फॉर्म हो गया? क्या फुल फॉर्म हो गया? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। या आपने देख लिया। इसका बात करते हैं, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? मेन कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब इसका मुख्य घटक क्या है, देख लेते हैं। इसका मुख्य घटक क्या है? मेन कॉन्स्टिट्यूएंट मुख्य घटक क्या है सीएनजी का? मीथेन। क्या है? मीथेन यानी CH4। मुख्य घटक क्या है? मीथेन, CH4। और बात करें सीएनजी कैसी गैस है? लिस्ट पॉल्यूटिंग गैस है। लिस्ट पॉल्यूटिंग गैस। सीएनजी कैसी है? बहुत ही कम प्रदूषण होता है, लिस्ट पॉल्यूटिंग गैस है। विकल्प के लिए देखें तो दो बात याद रखना है सीएनजी के। सीएनजी इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। फुल फॉर्म क्या है सीएनजी का? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। इसका मुख्य घटक क्या है? मीथेन है। और सीएनजी कैसी है? लिस्ट पॉल्यूटिंग गैस है। ठीक है दोस्तों, आपको ये बातें याद रखनी है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? हमारा सेकंड क्वेश्चन है मेटल विच इज स्टोर्ड इन केरोसिन। ठीक है, मेटल विच इज स्टोर्ड इन केरोसिन। ठीक है, इसका मतलब क्या है? केरोसिन में कौन सी धातु संग्रहित करते हैं? मतलब मेटल विच इज स्टोर्ड इन केरोसिन मतलब केरोसिन में कौन सी धातु को संग्रहित करके रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन है आयरन, बी कॉपर, सी सोडियम एंड डी कैल्शियम। तो केरोसिन में कौन सी धातु को संग्रहित करके रखा जाता है? कौन सी धातु मतलब कौन सा मेटल स्टोर करते हैं केरोसिन में? ए आयरन यानी कि लोहा, बी कॉपर तांबा, सी सोडियम और डी कैल्शियम। तो केरोसिन में बात करें तो कौन सी धातु को संग्रहित करते हैं केरोसिन में? तो सोडियम। सोडियम को स्टोर करते हैं केरोसिन में। अब देखते हैं सोडियम को स्टोर करते हैं केरोसिन में, लेकिन क्यों करते हैं? कि सोडियम कैसा? हाईली रिएक्टिव है। सोडियम हाईली रिएक्टिव मेटल है, सोडियम भी और पोटेशियम भी। अगर इनको केरोसिन में स्टोर नहीं किया अगर, तो ये क्या करते हैं? हवा में जो ऑक्सीजन नमी रहती है उससे रिएक्शन कर लेती है, और क्या हो सकता है? उससे आग लग सकती है या विस्फोट हो सकता है। इसलिए इसको केरोसिन में स्टोर करते हैं। क्यों
स्टोर करते हैं केरोसिन में? क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। अगर इनको हवा में छोड़ दिया हवा में, तो ये ऑक्सीजन और नमी से रिएक्शन करवा के आग लग सकती है और विस्फोट हो जाएगा। इसलिए इसको रिएक्शन नहीं करे, इसलिए इसको काय में स्टोर करते हैं? केरोसिन में। ये पॉइंट आपने अच्छे से आया। तो किसको स्टोर करते हैं केरोसिन में? एक तो सोडियम को करते हैं, और अगर ऑप्शन में पोटेशियम रहता तो पोटेशियम भी टिक कर सकते हैं। ये आपका पॉइंट क्लियर हुआ। अब आगे देखते हैं दूसरे पॉइंट पे भी हम चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। लेकिन पॉइंट को लेके चलेंगे हम, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। कॉपर, इसमें और क्या दिया है ऑप्शन में? कॉपर। क्या दिया है? कॉपर। तो कॉपर की बात करें, कॉपर क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। कैसा कंडक्टर है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। कॉपर क्या है? धातु है, मेटल है, ठीक है। कैसा है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी विद्युत का क्या है? सुचालक। विद्युत का क्या है? सुचालक है। विद्युत का सुचालक है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। याद रखना आपको, मेटल है और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल क्या रहते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहते हैं जनरली, ठीक है। उसके बाद देखें अपन आयरन। इस ऑप्शन में आयरन। अब लोहे की बात कर लेते हैं। लोहा, लोहे की बात करें तो लोहा क्या है? मोस्ट अबंडेंट मेटल इन यूनिवर्स। मोस्ट अबंडेंट मेटल इन यूनिवर्स। ब्रह्मांड में ये क्या है? धातु है। यूनिवर्स में ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाली धातु या सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाली धातु कौन सी है? आयरन, लोहा। धातु की बात करी है दोस्तों, एलिमेंट की बात नहीं करी। एक एक पॉइंट ध्यान से समझना। मोस्ट अबंडेंट मेटल इन यूनिवर्स कौन सी है? आयरन। मेटल की बात करिए, सबसे अधिक या प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु ब्रह्मांड में कौन सी है? आयरन, लोहा है। धातु की बात करी है मैंने, एलिमेंट की बात नहीं करी है। अब एलिमेंट की बात कर लेते हैं, तत्व की बात कर लेते हैं। कर ऐसा क्वेश्चन आता है, मोस्ट अबंडेंट मेटल इन यूनिवर्स, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु आएगी तो आयरन आएगा। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आता है, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व यूनिवर्स में, तो क्या आएगा? हाइड्रोजन। क्या आएगा? तत्व की बात करें, हाइड्रोजन। वो फिर सेकेंड है हीलियम। बस इतना याद कर लो। जो बता रहा हूं, जैसा बता रहा हूं वैसा करते चले जाओ, सिलेक्शन हो जाएगा आपका। तो कौन सा मेटल स्टोर करते हैं केरोसिन में? सोडियम। ये देख लिया हमने। फिर सेकंड पॉइंट देखा कॉपर का। कॉपर क्या है? विद्युत का सुचालक है, ठीक है, ये देख लिया अपन ने। फिर आयरन की बात करें, लोहा मोस्ट अबंडेंट मेटल है यूनिवर्स में। ब्रह्मांड में सबसे अधिक या प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? लोहा, आयरन। और एलिमेंट में मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व सबसे पहले नंबर पे हाइड्रोजन, सेकंड नंबर पे हीलियम। आप यहाँ पर पूरा स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और आप कॉपी में भी नोट कर सकते हो। कॉपी बना लो पतली से और उसमें नोट करते चले जाओ, और बाद में जब मैराथन दूंगा मैराथन देख लो। बस 5-6 क्लास ये एमसीक्यू सीरीज की विज्ञान की और एक मैराथन देख लो। बस विज्ञान का कोई टेंशन मत लो, हर विषय में ऐसा ही होएगा। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। Which of the following is not the isotope of hydrogen? Which of the following is not the isotope of hydrogen? इनमें से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, है ना? निम्न में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, है ना? ये ऑप्शन दे रखे हमको, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, इटीरियम या ट्रिटियम। तो इनमें से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, ठीक है? तो देखते हैं कौन सा नहीं है। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन से नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो हाइड्रोजन के मेनली
तीन समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। तो हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं पूछा है तो क्या टिक करें हमको, इटेरियम। अब देख लेते हैं डिटेल में हाइड्रोजन के आइसोटोप देख लेते हैं, हाइड्रोजन के आइसोटोप देख लेते हैं, समस्थानिक देख लेते हैं। कौन कौन से देख लेते हैं, एक देख लेते हैं प्रोटियम 1H1, एक ड्यूटेरियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, 1H2 1H3। ये तीनों क्या है, हाइड्रोजन के क्या है, आइसोटोप है। हाइड्रोजन के समस्थानिक इसमें हमने पूछा था, नॉट पूछा था, इसलिए एटेरियम नहीं, तीन है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। 1H1 1H2 1H3। ये नीचे आइसोटोप, देखो ये आइसोटोप जो नीचे लिखा रहता है ये क्या रहता है, एटॉमिक नंबर, है ना, परमाणु संख्या, ठीक है, नीचे रहता है एटॉमिक नंबर। आइसोटोप क्या होते हैं दोस्तों, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। ये देखो इनका सबका एटॉमिक नंबर क्या है, परमाणु संख्या क्या है सबकी, सेम है। देखो नीचे देखो, सबकी परमाणु संख्या सेम दिख रही है। आइसोटोप क्या होते हैं, इनमें क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या क्या होती है, सेम होती है। और जो ऊपर क्या रहता है, ये एटॉमिक मास या मास नंबर, ये परमाणु भार रहता है। तो आइसोटोप होते हैं सेम एटॉमिक नंबर, सबकी देखो एटॉमिक नंबर सेम है, डिफरेंट एटॉमिक मास, देखो एटॉमिक मास ऊपर रहता है, ये सबका डिफरेंट है, ये देख लो, आया समझ में। ये तीन आइसोटोप याद कर लो, हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप होते हैं, एक प्रोटियम, सेकंड ड्यूटेरियम, थर्ड ट्रिटियम। अब एक और बात याद रखना, कौन सा आइसोटोप हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव है, ये ट्रिटियम हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है ट्रिटियम, ये क्या है, रेडियो एक्टिव है। कैसा है, रेडियो एक्टिव है। आपसे पूछ सकते हैं हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव है, तो ट्रिटियम क्या है, रेडियो एक्टिव है, ठीक है, रेडियो धर्मी। ट्रिटियम कैसा है, रेडियो एक्टिव, रेडियो धर्मी, ठीक है दोस्तों, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक एक चीज को नोट करते चलिए और समझते चलिए और इसको रिवाइज करते चलिए, क्योंकि रिवीजन करोगे तभी सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, विच इज हाईली मैलिएबल मेटल, इसमें से कौन सा हाईली मैलिएबल मेटल पूछा है ना। हाईली मेटल इनमें से निम्न में से कौन सा सबसे अधिक लचीली धातु पूछा है ना। ये ऑप्शन दिए है, इसमें से सबसे अधिक लचीली धातु कौन सी है, विच इज हाईली मेलिएबल मेटल, सबसे अधिक लचीली धातु कौन सी, ए गोल्ड, बी कॉपर, सी एल्यूमिनियम, डी ग्रेफाइट। तो कौन सी अत्यधिक लचीली धातु है, देखे तो कौन सी है इनमें से, गोल्ड, कॉपर, इनमें तो सबसे अत्यधिक लचीली धातु है गोल्ड। गोल्ड क्या है, सबसे अत्यधिक लचीली धातु है। लचीला यानी इसको जब हम पीटेंगे ना, शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको पीट पीट कर हम क्या थोड़े से पीट पीट कर अपन इसको शीट में बदल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे हाईली मेलिएबल मेटल कौन सा है, गोल्ड, ये याद रखना, ऑप्शन आ सकता है एकदम, विच इज हाईली मेलिएबल मेटल। सारे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी नहीं छोड़ना है आपको। विच इज हाईली मेलिएबल मेटल, सबसे अत्यधिक लचीली धातु कौन सी, गोल्ड। और आज दूसरे की बात कर लेते हैं अपन, कॉपर, क्या दिया इसमें, कॉपर, कॉपर, तांबा, कॉपर यानी तांबा, तांबा को हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था, पढ़ा हमने गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अभी पढ़ा दिया था मैंने थोड़ी देर पहले, इसलिए हिंदी में फिर से नहीं लिख रहा हूं, नहीं तो लिख देता। विद्युत का क्या है, सुचालक, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, है ना।
तांबा मेटल है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का सुचालक है, याद रखना इतना। उसके बाद है एक एल्यूमिनियम, है ना। एल्यूमिनियम क्या है, बात करें अपन, ये मोस्ट अबुंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट, मोस्ट अबुंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट, सबसे अधिक भूपर्पटी, मतलब भूपर्पटी, ठीक है। और मेटल यानी धातु, अबुंडेंट यानी प्रचुर या अधिक। कौन सा मोस्ट अबुंडेंट मेटल है, अर्थ क्रस्ट पर। अभी वहां पर हमने यूनिवर्स की बात करी थोड़ी देर पहले, अभी यहाँ पे अर्थ क्रस्ट भूपर्पटी बात करें। भूपर्पटी पर पाए जाने वाला सबसे प्रचुर धातु या सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु कौन सी है दोस्तों, एल्यूमिनियम है। मोस्ट अबुंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट, भूपर्पटी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाली धातु कौन सी है, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, एल्यूमिनियम। पूरा याद रखना। यहां भी देखो अबुंडेंट मेटल बोला है, एलिमेंट नहीं बोला है। अब एलिमेंट की बात कर लेते हैं। सबसे अधिक मात्रा एलिमेंट अर्थ क्रस्ट पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाला एलिमेंट कौन सा है, कौन सा है दोस्तों, ऑक्सीजन। यहां पर भूपर्पटी की बात करिए, ब्रह्मांड की बात नहीं करिए, एक एक चीज देखना। ब्रह्मांड की, भूपर्पटी की बात करिए, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले एलिमेंट पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, क्या पढ़ाया था, हाइड्रोजन। इसकी बात करें भूपर्पटी, तत्व की बात, मेटल, एल्यूमिनियम, सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले मेटल। एलिमेंट की बात कर ले, फर्स्ट नंबर ऑक्सीजन, एंड फिर सेकंड नंबर पर सिलिकॉन, थर्ड नंबर पर आता है एल्यूमिनियम। इतना याद कर लो बस, इससे ज्यादा कुछ याद नहीं करना। यहां से आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लिखना चाहते हो लिख लोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, कि स्क्रीनशॉट बार बार नहीं देख सकते मोबाइल, लेकिन एक बार कॉपी में लिख लोगे, बार बार रिवाइज कर लोगे, बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस कर लिया, इसके बाद हम आगे डिस्कस कर लेते हैं, एक क्वेश्चंस को आगे ले चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन हो रहे हैं हमारे पास, बहुत सारे क्वेश्चन है ना। Cell theory was given by A. Schleiden and Swan, B. Robert Hooke, C. रॉबर्ट विर्चो, डी हैकेल। तो सेल थियरी, हमारा क्वेश्चन क्या, सेल थियरी यानी कि कोशिका सिद्धांत। सेल थियरी की बात करिए हमने, कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, ए ऑप्शन है स्क्लेडेन एंड स्वान, बी ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, सी ऑप्शन है रॉबर्ट विर्चो, और डी ऑप्शन है हैकेल। देखो हिंदी में भी नाम तो यही है, यही नाम है, अंग्रेजी हिंदी में लिख दो नाम यही है, अलग नाम नहीं, एक ही नाम, ठीक है। तो सेल थियरी बता दिया, कोशिका सिद्धांत कहते हैं सेल थियरी, किसने दिया, स्क्लेडेन स्वान, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट विर्चो या हैकेल। तो ये दिया है स्क्लेडेन एंड स्वान। स्क्लेडेन एंड स्वान ने सेल थियरी दी है, इतना याद रख लो। सेल थियरी किसने दी है, स्क्लेडेन एंड स्वान ने सेल थियरी दी। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें और क्या क्या देख सकते हो, रॉबर्ट हुक,
रॉबर्ट हुक ने क्या करा है, देखते जाओ। रॉबर्ट हुक, देखते चलना। रॉबर्ट हुक ने क्या करा है, कोशिका की खोज करी है। डिस्कवरी ऑफ सेल, डिस्कवरी ऑफ सेल, कोशिका की खोज, ठीक है। हैकल, हैकल से भी पॉइंट याद रखो। हैकल, हैकल ने क्या करा, टर्म इकोलॉजी, याद रखते हैं जैसे बता रहे, एक एक चीज याद रखो। टर्म इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी शब्द। पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया, हैकल ने दिया। एक और बच गया हमने, रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी करी, हैकल ने क्या किया, पारिस्थितिकी शब्द दिया। सेल थ्योरी दी स्क्लीडेन इन स्वान ने। और एक और ऑप्शन बचा अपन, रॉबर्ट विर्चो, इनने क्या बताया, ओमनिस सेल्यूला एसेल्यूला, ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला, ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला। मतलब क्या बताया इसमें, रॉबर्ट, ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला किसने दी, रॉबर्ट विर्चो ने बताया, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या है, जो सेल नई सेल कहां से आती है, पहले से मौजूद सेल से आती है। मतलब न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। नई सेल कैसे बनती है, पहले से मौजूद सेल से ही नई सेल का क्या होता है, निर्माण होता है। ये किसने बताया, रॉबर्ट विर्चो ने, ठीक है। हम आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, which planet is known as मॉर्निंग, कौन से प्लैनेट को मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार कहते हैं, ठीक है। मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार कहते हैं, ठीक है। ऑप्शंस कौन कौन से हमारे पास, मरकरी, वीनस, मार्स, नॉन ऑफ द अबव, ठीक है। कौन से प्लैनेट को मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार कहते हैं, ए मरकरी, बी वीनस, सी मार्स एंड डी एनओटी। मॉर्निंग यानी सुबह, इवनिंग ने शाम, और स्टार यानी तारा। मतलब कौन से ग्रह को सुबह और शाम का तारा कहते हैं, सुबह और शाम का क्या तारा कहते हैं। ए क्या है, मरकरी, बुध, बी वीनस यानी शुक्र, सी मार्स मंगल। तो ये ऑप्शन हमारे पास है। तो क्या आंसर आएगा, देखो मॉर्निंग, सुबह और शाम का तारा किसको कहते हैं, वीनस को। किसको कहते हैं, वीनस को कहते हैं। एक बात और याद रखनी है आपको, वीनस क्या है, शुक्र है, क्या है, ब्राइटेस्ट प्लैनेट। क्या है ये, क्या है, वीनस ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। वीनस क्या है, ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। वीनस क्या है, ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, वीनस है दोस्तों। वीनस इज ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, सबसे चमकीला ग्रह है। वो देखते आगे अपन मरक्यूरी। मरक्यूरी की बात कर लेते हैं, यानी कि बुध की।
मरकरी अगर बुध की बात करें, सूर्य के सबसे निकटतम, सूर्य के सबसे निकटतम, क्लोजेस्ट टू सन, सूर्य के क्या है सबसे निकटतम कौन है, मरकरी। ठीक है दोस्तों। मार्स की बात कर सॉरी मार्स की बात करते हैं ना, मंगल, मंगल को क्या कहते हैं, लाल ग्रह भी कहते हैं, रेड प्लैनेट, मंगल को क्या कहते हैं, रेड प्लैनेट भी कहते हैं, यानी कि लाल ग्रह भी कहते हैं, किसको कहते हैं, मंगल को। तो ये बातें आपको याद रखना, जो बातें बता रहा हूं आपको ये बातें याद रखनी। मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार किसको कहते हैं, वीनस, शुक्र को कहते हैं, ये बात याद रखना बिल्कुल। वीनस कैसा है, शुक्र कैसा है, ब्राइटेस्ट प्लैनेट, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र, वीनस। मरकरी बात करें, बुध सबसे सूर्य के सबसे निकट है, तम ग्रह कौन सा है, मरकरी। मार्स मंगल की बात करें तो मंगल कैसा है, लाल ग्रह, रेड प्लैनेट। इतनी बातें याद रखनी। चलो आपने देख लिया, अब इसके आगे चलते हैं हम। फैक्टर ऑफ पोलियो डिसीज, ए बैक्टीरिया, बी प्रोटोजोआ, सी वायरस और डी फंजाई। मतलब कि पोलियो रोग का कारक क्या है, फैक्टर ऑफ पोलियो डिसीज। पोलियो को हिंदी में भी पोलियो बोलते हैं, डिसीज को रोग कहते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा है पोलियो रोग का कारक क्या है, ए ऑप्शन दिया है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को भी हिंदी में बैक्टीरिया ही बोलते हैं। बी ऑप्शन दिया है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ को भी हिंदी में प्रोटोजोआ ही कहते हैं। वायरस, वायरस को भी हिंदी में वायरस ही कहते हैं। वो डी फंजाई, इसको कहते हैं हिंदी में कवक कहते हैं, इसको हिंदी में कवक कहते हैं। ठीक है, तो पोलियो रोग किसके कारण होता है, पोलियो रोग होता है वायरस के कारण। पोलियो रोग किसके कारण होता है, वायरस के कारण है। ठीक है, पोलियो रोग का कारक क्या है, वायरस है। ठीक है दोस्तों, स्टूडेंट्स आगे देख लेते हैं हम। पोलियो, जो पोलियो के टीके, पोलियो के टीके यानी वैक्सीन खोज किसने करी, ये आपको याद रखना है। तो पोलियो के टीके की खोज किसने करी, जोनास साल्क ने करी। किसने करी, जोनास साल्क ने करी। पोलियो के टीके की खोज किसने की, जोनास, जोनास साल्क ने करी, जोनास साल्क ने करी पोलियो के टीके की खोज। पोलियो के टीके की खोज किसने करी, जोनास साल्क ने। इतनी बातें याद रखना। क्या याद रखना है, पोलियो रोग का कारक क्या है, वायरस है। पोलियो रोग का कारक क्या है, वायरस। लिख देता हूं आपको हिंदी में, वायरस। पोलियो रोग का कारक क्या है, वायरस। पोलियो टीके ने वैक्सीन की खोज किसने करी, जोनास साल्क ने करी। इतना याद रखना, और कुछ याद रखने की जरूरत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक तो हीलियम, नियोन एंड आर्गोन, ER, आर्गोन आर, ये ऑप्शन दे रखे क्या है, ये दे रखा है मेटल, बी दे रखा है नॉन मेटल, सी दे रखा अपने को नोबल गैस, डी दे रखा है NOT। देखो इसमें पूछा है आपको, एलिमेंट दे दिए हीलियम, नियोन, आर्गोन क्या है। ये ऑप्शन दे रखा है
मिल नहीं, सॉरी, मेटल। ये ऑप्शन दे रखा है मेटल, क्या दे रखा है, मेटल। क्या क्या है ये ऑप्शन क्या दे रखा है, मेटल, बी नॉन मेटल, सी नोबल गैस, डी एनओटी। तो हमारा आंसर क्या आएगा, मतलब कि धातु है, मेटल नहीं, धातु, नॉन मेटल अधातु, नोबल गैस या नॉन ऑफ द। तो हमारा आंसर क्या है, नोबल गैस। हीलियम नियन आर्गन क्या है, नोबल गैस है। कैसी गैस है, नोबल गैस है। हीलियम नियन आर्गन आर नोबल गैस। ठीक है, कैसी गैस है, नोबल गैस है। कैसी गैस है, नोबल गैस है, नोबल गैस है। नोबल गैस की बात करेंगे अपन, नोबल गैस, नोबल गैस की बात करें, ये हमारे जो पीरियडिक टेबल है, कौन से ग्रुप में आती, 18th ग्रुप में। कौन से ग्रुप में है ये पीरियडिक टेबल के, 18th ग्रुप में। आवर्त सारणी के 18वें ग्रुप में कौन सी है ये, नोबल गैस आती है। कौन कौन सी, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडन। तो ऑप्शन दिया था हीलियम, नियोन, आर्गन, कैसी गैस है, नोबल गैस है। ठीक है, इनको कैसे, इनर्ट गैस भी कहते हैं, नोबल गैस को इनर्ट गैस भी कहते हैं। इनर्ट गैस किसे कहते हैं, नोबल गैस को इनर्ट गैस कहते हैं। यहां ऑप्शन आ जाता, विच हीलियम, नियोन और आर्गन आर कौन सी गैस है, इनर्ट गैस है। ये भी याद रखना है, इससे भी डिटेल्ड जाएंगे मैराथन में। तो हीलियम, नियोन, आर्गन कैसी है, नोबल गैस। कैसे, इनर्ट गैस है, 18th ग्रुप में। ठीक है, एक एक चीज जो बता रहा हूं ध्यान से नोट करते चलिए और याद करते चलिए। जो मोस्ट इंपोर्टेंट कंटेंट सब बताऊंगा आपको, एक एक क्वेश्चन बताया जाएगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। हमारा 9th क्वेश्चन, एक और चीज देख लेते हैं, मेटल, नॉन मेटल। जैसे आपको थोड़ी देर बताया था, मेटल, मेटल क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, विद्युत का सुचालक होते हैं। मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, विद्युत का सुचालक होते हैं। नॉन मेटल क्या होते हैं, बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये विद्युत का कुचालक होते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मेटल, सुचालक, और बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी नॉन मेटल। ठीक है, अधातु क्या रहती है, विद्युत की कुचालक रहती है ना, और धातु विद्युत का सुचालक होता है। इतना याद करते चलिए, ये आगे क्वेश्चन आएगा तब मैं ये भी नोट करूंगा, टेंशन मत लीजिए। जैसे बता रहा हूं याद करते चलिए, अगर अलग से पॉइंट में जो जो एक्स्ट्रा बता रहा हूं वो भी पॉइंट लिखते चलिए, कोई दिक्कत। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं, 9th क्वेश्चन देखते हैं हमारा। मेन कंपोनेंट ऑफ एलपीजी इज ए प्रोपेन, बी ब्यूटेन, सी बोथ, डी एनओटी। मेन कंपोनेंट ऑफ एलपीजी इज, एलपीजी। तो एलपीजी का मेन कंपोनेंट, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है, एलपीजी का मेन कंपोनेंट यानी घटक, और मेन यानी मुख्य। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है, कुछ क्वेश्चन आया है, प्रोपेन, ब्यूटेन, सी बोथ। बोथ यानी होता है दोनों, ए और बी दोनों, और डी एनओटी। तो मेन कंपोनेंट क्या है एलपीजी का, प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों ही मेन कंपोनेंट। अब देख लेते हैं जरा थोड़ा सा दोस्तों, एलपीजी, एलपीजी, एलपीजी के आपसे पूछे कुकिंग गैस कौन सी है, कुकिंग गैस, खाना पकाने वाली गैस कौन सी है, एलपीजी। एलपीजी क्या है,
कुकिंग गैस है। सेकंड पॉइंट देखना है, मुख्य घटक क्या है, मुख्य घटक क्या है, घटक सॉरी मुख्य घटक यानी मेन कंपोनेंट क्या है इसके, दो बताया आपको, दो ही मेन कंपोनेंट। एक तो बताया आपको प्रोपेन, प्रोपेन प्रोपेन, एक है ब्यूटेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, प्रोटेन ब्यूटेन, ठीक है। एलपीजी कुकिंग गैस है, याद रखना है। मुख्य घटक क्वेश्चन में देखा मेन कंपोनेंट प्रोपेन एंड ब्यूटेन, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो आगे देखते हैं हम कौन सा क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10, रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिजन, रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिजन टेक्स प्लेस इन, ऑप्शन दे रखे हमको हाइड्रा, बी दे रखा है स्टारफिश, सी दे रखा है हमको अमीबा, को डी दे रखा है एनोटी, नॉन ऑफ दी अबव। तो रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिजन किस में होता है, देखो सबसे पहले बात करें तो बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन को हिंदी में मतलब द्विखंडन या द्विविभाजन, क्या बोलते हैं इसको, द्विखंडन या द्विविभाजन। और रिप्रोडक्शन को हिंदी में बोलते प्रजनन, क्या बोलते, प्रजनन। मतलब द्विखंडन के द्वारा प्रजनन किसमें होता है ना, द्विखंडन मेथड के द्वारा प्रजनन किसमें होता है, ये प्रश्न है ना, किसमें द्विखंडन या द्विविभाजन प्रक्रिया के द्वारा प्रजनन होता है ना। रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिजन टेक प्लेस, ए हाइड्रा, बी स्टारफिश, सी अमीबा, डी एनोटी। तो अमीबा में कैसा होता है, अमीबा की बात करें इसमें प्रजनन किसके माध्यम से होता है, बाइनरी फिजन के द्वारा प्रजनन, मतलब रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिजन टेक प्लेस इन अमीबा। अब और चीज बात कर लेते, कुछ चीज देखे, बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन कैसा है, असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है ना, बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन सेक्सुअल है कि असेक्सुअल है, ये अलैंगिक प्रजनन है, असेक्सुअल मेथड, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। कौन सी मेथड है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड है अलैंगिक प्रजनन, ठीक है। किसमें होता है बाइनरी फिजन, तो किसमें होता है, अमीबा में होता है। किसमें होता है बाइनरी फिजन, अमीबा में, ठीक है। इसके अलावा किसमें होता है, बैक्टीरिया में, ठीक है। बैक्टीरिया में भी क्या होता है, बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन किस किस में होता है, अमीबा में होता है और बैक्टीरिया, मतलब बाइनरी फिजन बता दिया मैंने, द्विखंडन आप लिख सकते हो है ना, द्विखंडन यानी मतलब जो एक सेल है वो दो सेल में डिवाइड हो जाती है एज इट इज, ठीक है, पूरी क्लोंडर, एक सेल दो सेल में टूट जाती है, इतना याद रखो। किसमें होता है, अमीबा में, बैक्टीरिया में। एक ऑप्शन देख रखा है इसमें हाइड्रा, जैसे बता रहा हूं वो याद करते चलो, हाइड्रा, हाइड्रा भी कौन सी मेथड है, मेथड ऑफ अलैंगिक प्रजनन, हाइड्रा में भी क्या होता है, अलैंगिक प्रजनन होता है ना। कौन सी मेथड के द्वारा होता है इसमें, इसमें होता है बर्डिंग, बर्डिंग। अब ये क्वेश्चन आता है, रिप्रोडक्शन बाय बर्डिंग टेक प्लेस इन, क्या आएगा, हाइड्रा,
या फिर यीस्ट में भी होता है, हाइड्रा में भी होता है बडिंग के द्वारा रिप्रोडक्शन, और यीस्ट में भी होता है। अगर क्वेश्चन होता है रिप्रोडक्शन बाय बडिंग प्लेस इन, किस में आता है, हाइड्रा या यीस्ट। रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिजन टेक प्लेस इन अमीबा बैक्टीरिया, ये दोनों किस मेथड है, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड है, अलैंगिक प्रजनन की क्या है, मेथड है, बाइनरी फिजन और बडिंग। इतना है, जो जो बोल रहा हूं नोट करते जाओ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, इसको याद रख लो एक और। हिंदी में देखो बडिंग को क्या बोलते हैं, मुकुलन कहते हैं, नोट कर सकते हो, मुकुलन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन आगे की तरफ, ठीक है। लाइट ईयर, लाइट ईयर क्या है क्वेश्चन है, लाइट ईयर के बारे में पूछेगा। लाइट ईयर इज रिलेटेड टू, लाइट ईयर का किससे रिलेटेड है, ए स्पीड, बी डिस्टेंस, ठीक है। एनर्जी, डी एनओटी, नन ऑफ द अबव। क्या क्वेश्चन है, लाइट ईयर का संबंध क्या है, लाइट ईयर का संबंध क्या है, क्या लाइट ईयर का संबंध किससे, ए स्पीड, गति, बी डिस्टेंस दूरी, सी ऊर्जा, और डी नॉन ऑफ द अबव। लाइट ईयर वर्ष ने प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे, ठीक है, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे, ठीक है स्टूडेंट्स। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे, ठीक है। तो हम देखते हैं प्रकाश वर्ष का संबंध किससे, ए स्पीड, गति, बी डिस्टेंस, सी एनर्जी, डी एनओटी। तो किससे संबंध है, प्रकाश वर्ष का संबंध है दूरी से, किससे संबंध है, दूरी से। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे, दूरी से। प्रकाश वर्ष क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है, प्रकाश वर्ष का, प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है, दूरी से। इतना याद रखो, ज्यादा याद रखने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर। प्रकाश वर्ष का संबंध ही दूरी से, ठीक है। अब आगे देखते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 12। चलो अब स्टूडेंट्स हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय, क्या बात कर रहा है, सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय, मतलब चाइल्ड, सेक्स यानी लिंग, सेक्स यानी लिंग, और चाइल्ड यानी बच्चा, और डिटरमाइंड निर्धारित, है ना। तो बच्चे के लिंग को कौन निर्धारण करता है, हमारा क्वेश्चन क्या है, सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय, बच्चे के लिंग को कौन निर्धारित करता है। ए ऑप्शन है क्रोमोसोम ऑफ मदर, बी क्रोमोसोम ऑफ सिस्टर, सी क्रोमोसोम ऑफ फादर, एंड डी क्रोमोसोम ऑफ ब्रदर। क्रोमोसोम यानी इनको हिंदी में बोलते हैं गुणसूत्र, क्या बोलते हैं, गुणसूत्र। क्रोमोसोम को बोलते हैं गुणसूत्र, क्रोमोसोम क्या बोलते हैं, गुणसूत्र। मम्मी के गुणसूत्र, सिस्टर बहन के गुणसूत्र, पिताजी के गुणसूत्र या ब्रदर के गुणसूत्र, भाई के गुणसूत्र। तो लिंग, बच्चे के लिंग का निर्धारण कौन करता है, किसके गुणसूत्र करते हैं, क्रोमोसोम ऑफ फादर, मतलब कि पिताजी के गुणसूत्र बच्चे के लिंग का निर्धारण करते हैं। तो पहले इससे भी हम डिटेल में समझते हैं। देखो क्रोमोसोम, और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे देखते हैं अपन। क्रोमोसोम की बात करें, ह्यूमंस में कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम, पेयर की बात करें या जोड़ी की बात करें, कितनी जोड़ी, कितने पेयर क्रोमोसोम होते हैं, 23 जोड़ी,
पेयर्स की बात करें, कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमंस में? 23 पेयर क्रोमोसोम रहते हैं, ठीक है। फिर बात करें संख्या में, बात कर दें कितनी संख्या में रहते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं। कितने क्रोमोसोम रहते हैं संख्या में पूछ रहे तो 46 क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन बीइंग में, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर और बात करें अपन, जिसमें से 22 पेयर मेल और फीमेल में एक जैसे रहते हैं, तो 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं, एक जैसे रहते हैं। इसको बोलते हैं ऑटोसोम कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? ऑटोसोम, ऑटोसोम कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम रहता है ना, 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम की क्या है? ये है सेक्स क्रोमोसोम। ये है क्या, कौन सा क्रोमोसोम कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। ये क्या, इसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम या लिंग गुणसूत्र, ठीक है। 23rd पेयर क्रोमोसोम क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम। देखो मेल में कौन सा रहता है? मेल में रहता है एक्स और वाई, और फीमेल में क्या रहता है? एक्स एक्स, है ना। फीमेल में क्या रहता है? एक्स एक्स। जब अगर एक्स और एक्स फर्टिलाइजेशन होता है, एक्स और एक्स जुड़ जाए तो क्या बनेगा? एक्स एक्स। यानी कि बच्चा कैसा होगा? मेल की फीमेल? फीमेल, ठीक है। जेंडर कैसा रहेगा? फीमेल। और वाई और एक्स आपस में जुड़ जाए तो क्या हो जाएगा? एक्स वाई। तो क्या बनेगा? बच्चे का जेंडर करेगा मेल, ठीक है। तो देखो फीमेल के पास तो दोनों सेम क्रोमोसोम, एक्स और एक्स, तो फीमेल तो निर्धारण कर नहीं सकती है। एक कम से कम मेल होने के लिए क्या, एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम होना ही चाहिए। तो वाई क्रोमोसोम किसके पास था? ओनली मेल के पास था। तो सेक्स कौन निर्धारण करता है? क्रोमोसोम ऑफ फादर निर्धारण करता है ना। सेक्स का निर्धारण किसका करता है? क्रोमोसोम ऑफ फादर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हम। हमारा 13th क्वेश्चन है, ब्लैक गोल्ड इज एक्चुअली, ब्लैक गोल्ड इज एक्चुअली मतलब ब्लैक गोल्ड, गोल्ड यानी होता है सोना, और काला सोना, काला सोना वास्तव में क्या है? काला सोना, काला सोना वास्तव में क्या है? हमारे पास कुछ ऑप्शंस दिए हैं, देखिए देखते हैं अपन। गोल्ड विच बिकम ब्लैक ऑन ओनली, काला सोना क्या वह सोना है जो काला पड़ जाता है जलने पर। सेकंड ऑप्शन है पेट्रोलियम, थर्ड ऑप्शन है डायमंड, एंड फोर्थ अनदर ऑप्शन इज ग्रेफाइट। तो काला सोना क्या है? देखें अगर डिटेल में देखें तो काला सोना किसको बोलते हैं? पेट्रोलियम, पेट्रोलियम को ही क्या बोलते हैं? काला सोना। तो ब्लैक गोल्ड किसके बोलते हैं? ध्यान रखना, ब्लैक गोल्ड बोलते हैं पेट्रोलियम को बोलते हैं। इसके अलावा हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। का नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, ठीक है। अब बात करते हैं अपन डायमंड की। यहां ऑप्शन में डायमंड भी दे रखा है, डायमंड यानी हीरा, हीरा, हीरे से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? हीरा क्या है? सबसे कठोर पदार्थ है, हार्डेस्ट सब्सटेंस, हार्डेस्ट सब्सटेंस। हीरा से क्या क्वेश्चन आ सकता है? हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सी? सबसे कठोर पदार्थ, सबसे कठोर पदार्थ, हार्डेस्ट सब्सटेंस, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो क्या बताना आपको? हीरा। यहां से एक क्वेश्चन और हो गया। सबसे पहले ब्लैक गोल्ड किसको बोलते हैं? पेट्रोलियम को ही ब्लैक गोल्ड कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं डायमंड यानी हीरा, हीरा क्या? हार्डेस्ट सब्सटेंस, सबसे कठोर पदार्थ है। इसको और देखते हैं अपन ग्रेफाइट, ग्रेफाइट से क्या क्वेश्चन बन सकता है स्टूडेंट्स? तो देखो मैंने आपको पढ़ाया था थोड़ी देर पहले कि एक धातु अधातु जो नॉन मेटल है वो क्या होते हैं? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब विद्युत के क्या रहते हैं? कुचालक होते हैं। नॉन मेटल अधातु विद्युत की क्या रहती है? कुचालक रहते हैं। और क्या ग्रेफाइट क्या है? एक नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी ये विद्युत का सुचालक है, मतलब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये विद्युत का क्या है? सुचालक है। ये नॉन मेटल का क्या है? एक्सेप्शन है, विद्युत का सुचालक। और ग्रेफाइट क्या? एक नॉन मेटल है। क्या है ग्रेफाइट? नॉन मेटल है। तो क्वेश्चन आ सकता है, क्या आ सकता है? कौन सा नॉन मेटल पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कौन सा नॉन मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब विद्युत का सुचालक है। तो आपको क्या ऑप्शन टिक करना है? ग्रेफाइट करना है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है यहां से। ये क्वेश्चन दोनों ही, हर क्वेश्चन हम देख के चल रहे हैं और सारे ही क्वेश्चन क्या एक से बढ़कर एक इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं अपन। मलेरिया कैन बी कॉज्ड बाय, मलेरिया कैन बी कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ,
ठीक है। मलेरिया की बात करें, कौन कैन बी बाइट ऑफ विच मॉस्किटो, कौन से मॉस्किटो की, मतलब कि मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है, मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है, मॉस्किटो है मच्छर है ना, तो मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है। कुछ ऑप्शंस देखिए इसमें, ए फीमेल एनोफिलिस, बी क्यूलेक्स, सी एडिस और डी एनोटिन, मतलब नॉन ऑफ दी अबव। तो मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है दोस्तों, तो मलेरिया होता है फीमेल एनोफिलिस के काटने से होता है। किसके काटने से होता है मलेरिया, फीमेल एनोफिलिस के काटने से होता है। अब बात करें, कुछ देखते हैं अपन, क्यूलेक्स, एक है एडिस, एक है फीमेल एनोफिलिस, ये मच्छर है, मॉस्किटो है, देखो फेलिस, ये सब मॉस्किटो है। फीमेल एनोफिलिस के काटने से क्या हो रहा है, मलेरिया हो रहा है, ठीक है। एडिस से कौन सा हो रहा है, डेंगू, एडिस मच्छर से, एडिस मच्छर से कौन सा रहता है, एडिस मच्छर से डेंगू, और चिकनगुनिया, चिकनगुनिया सबको एक ही बोलते हैं हिंदी इंग्लिश में, ज्यादा उस पर मत जाओ। डेंगू, चिकनगुनिया, और क्या होता है, जीका वायरस भी किससे हो रहा है, एडिस मच्छर से, और येलो फीवर, येलो फीवर, ठीक है स्टूडेंट्स। और कुलेक्स से कौन सी हो रही है, कुलेक्स से जापानीज इंसिफेलिटिस, कौन सी बीमारी हो रही, जापानी इंसिफेलिटिस, उसके अलावा फिलेरियासिस, फिलेरियासिस, ये बीमारी इस मच्छर के काटने से हो रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम, परमाणु का प्रथम मॉडल किसने दिया, फर्स्ट एटम वाज गिवन बाय, ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन है एन बोहर, नील बोहर, दूसरा ऑप्शन है रदरफोर्ड, दूसरा ऑप्शन क्या है, रदरफोर्ड, तीसरा ऑप्शन है जे जे थॉमसन, जे जे थॉमसन, एक ऑप्शन है गोल्ड स्टीन, गोल्ड स्टीन। तो देखो एटम मतलब परमाणु, और फर्स्ट मॉडल परमाणु, परमाणु का प्रथम मॉडल, फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम, परमाणु का प्रथम मॉडल किसने दिया, देखते हैं अपन। ए ऑप्शन है नील बोहर, दूसरा ऑप्शन है रदरफोर्ड, तीसरा ऑप्शन है जे जे थॉमसन, और लास्ट ऑप्शन है गोल्डस्टीन। तो परमाणु का प्रथम मॉडल किसने दिया, तो परमाणु का प्रथम मॉडल किसने दिया दोस्तों, तो परमाणु का प्रथम मॉडल दिया था जे जे थॉमसन ने। परमाणु का प्रथम मॉडल किसने दिया, परमाणु का प्रथम मॉडल दिया जे जे थॉमसन ने। और देखते क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है रदरफोर्ड, तो रदरफोर्ड ने, देखते हैं रदरफोर्ड ने क्या किया, तो रदरफोर्ड ने क्या किया था, परमाणु के नाभिक की खोज की थी, किसकी, न्यूक्लियस की खोज, न्यूक्लियस की खोज मतलब नाभिक की खोज, परमाणु के नाभिक, न्यूक्लियस की खोज, किसके, एटम के न्यूक्लियस की खोज किसने की है, रदरफोर्ड, रदरफोर्ड ने क्या, एटम के न्यूक्लियस की खोज की, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने। या गोल्डस्टीन से क्या क्वेश्चन बन सकता है, गोल्डस्टीन ने क्या करा, गोल्डस्टीन ने की किसकी खोज की, प्रोटॉन की खोज, आपसे पूछ सकते हैं प्रोटॉन की खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने की प्रोटॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज किसने करी, गोल्डस्टीन ने करी प्रोटॉन की खोज। एक और होता है न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने करी,
न्यूट्रॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज करी है चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने करी? चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने करी? चैडविक ने करी। ये प्रोटॉन की खोज देख ली गोल्डस्टीन में, न्यूट्रॉन की खोज दे दी चैडविक ने, और एक बचा इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस के अराउंड क्या रिवॉल्व करते हैं? इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी? इलेक्ट्रॉन की खोज करी जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी? जे थॉमसन। देखो ये इलेक्ट्रॉन को अलग नहीं बोलते, इंग्लिश में भी यही बोलते हैं, हिंदी में भी ये बोलता है। ये देख लो, मैं लिख देता हूं, मतलब आपको दिक्कत हो तो। प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने। ये न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने। एक बचा हमारा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने। ठीक है दोस्तों, अब हमारा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं आज, फिर इसके बाद हम सेकंड सीरीज कल लेके आने वाले और बहुत ही शानदार लेके आने वाले। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, आपका बचा हुआ कौन सा है? 16 क्वेश्चन नंबर। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन। व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट क्लोन्ड sheep? फर्स्ट क्लोन्ड sheep, फर्स्ट क्लोन्ड sheep का नेम क्या है? ए बबली, बी डॉली, सी पिंकी, डी नूरी। व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट क्लोन्ड शीप? मतलब क्लोन्ड है, क्लोन को मतलब जैसा के जैसा, ठीक है, समझ सकते हैं, भेड़, आइडेंटिकल कह सकते हैं ना। पहली क्लोन्ड शीप ना, पहली क्लोन्ड भेड़ का नाम क्या है? पहली क्लोन की गई भेड़ का नाम क्या है ना? पहली क्लोन की गई भेड़ का नाम क्या है स्टूडेंट? तो पहली क्लोन की गई भेड़ का नाम है डॉली। तो देखो, फर्स्ट क्लोन्ड शीप कौन सी याद रखना है, जितना बोल रहा हूं वैसा वैसा याद कर लेना बस। फर्स्ट क्लोन्ड शीप कौन सी है? डॉली, ठीक है। फर्स्ट क्लोन्ड मेमल आ जाए तो भी डॉली, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज हमने ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे और हर क्वेश्चन से हमने बहुत सारे मेन पॉइंट देखे और हर क्वेश्चन को हमने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखा है। आपको केवल 16 क्वेश्चन दिख रहे हैं, लेकिन 16 से हर क्वेश्चन से हमने 4 से 5 क्वेश्चन भी बनाए हैं। तो देख लो आप ये पूरा, आप शुरू से अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो वापिस से देखो इस, ठीक है, उसको बार बार देखो। आपको क्या करना है, तैयारी के लिए कुछ नहीं करना है, जो हम सीरीज लेके आएंगे। आज हमने विज्ञान की एमसीक्यू सीरीज लाई है, तो आज हम ऐसे 6 सीरीज दूंगा आपको, 6 सीरीज लेंगे। इस पे हम विज्ञान की एमसीक्यू सीरीज 6 होगी और उसके अलावा एक मैराथन होगी जिसमें और अच्छे से हम बताएंगे, ठीक है। एक मैराथन लेंगे, उसको देखना है, एक पूरी मैराथन देख लेना, एक दूंगा मैं विज्ञान की, और ये 6 एमसीक्यू सीरीज देख लेना। ये आप और बार बार इनको बस रिवाइज कर लेना, एक कॉपी बना लेना और नोट करते जाना और इनको रिवाइज कर देना, ज्यादा नहीं करना, बस इतना ही कर लोगे तो विज्ञान के 20 नंबर में से आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। क्योंकि विज्ञान 20 मार्क्स का इतना अच्छा स्कोर करेगा, जब आप पेपर दोगे तब आपको पता चलेगा ये आपके लिए क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक, जब पेपर देने जाओगे ना, पेपर में जब बैठोगे तब आपको पता चलेगा ये क्लास कितनी इंपॉर्टेंट थी आपके लिए। इसलिए ध्यान से बस जो सीरीज ला रहा हूं उनको जरूर देखते चलो, और जब मैराथन आए इसकी हर सब्जेक्ट की उसको भी देखते चलो, तो आपका काम इजीली बन जाएगा और आप इजीली एग्जाम है उसमें अच्छा स्कोर करोगे। उत्कृष्ट और मॉडल की एग्जाम है उसमें बहुत ही अच्छा स्कोर करोगे और आप निश्चित ही सिलेक्शन ले लोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आखिरी में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगी और इसमें और क्या क्या इंप्रूव कर सकते हो, ये भी बताना। मेरे हिसाब से अगर मेरे मानो तो जैसा पढ़ा रहा हूं वैसा पढ़ लो, सिलेक्शन 100% हो जाएगा आपका। तो आपको बस क्या करना है, ये हमेशा आपको मेरी वीडियो जैसे अपलोड है आप तक पहुंचती रहे,
तो आपको कुछ नहीं करना है, सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। आप सब्सक्राइब कर लिए हमारे चैनल को, जैसे ही हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड होती है आप तक पहुंच जाएगी। तो स्टूडेंट्स, तो हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।